हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे ओडीआई की, जो कि इंदौर में हो रहा है। इस मैच से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तानियों के बारे में, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में, और जो वहां की प्रिंसो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी के। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि बीबीएल ने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को इसलिए बुलाया था ताकि मतलब एक कॉमेडी कंटेंट भी हो सकता है बीबीएल में ऐड हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों के साथ, पोर्कियों के साथ ऐसा हो रहा है ना, और जिस तरीके से ये हरकतें भी कर रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ बीबीएल ने इनको एंटरटेनमेंट के लिए ही बुला के रखा हुआ है। जैसे शाहीन आफरीदी को सबसे पहले तो शाहीन आफरीदी का मैटर हुआ कि शाहीन आफरीदी को बॉलिंग अटैक से हटा दिया गया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को उसको रिटायर्ड आउट करवा दिया गया। फिर सबसे बड़ी बात आती है भाइयों बाबर आजम के लिए। बाबर आजम बहुत ही टुक टुक इनिंग खेल रहे थे और अगली दूसरे साइड पे था स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ ने लास्ट बॉल ओवर की थी, तो स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। हालांकि स्टीव स्मिथ ने पारी भी बढ़िया खेली, उसने 41 गेंदों पे शतक जड़ा है और अगले मैच में उसने, अगला ओवर था मारने वाला, तो उसने इसीलिए स्ट्राइक नहीं ली थी। अगले ओवर में उसने 32 रन भी मारे हैं, तो वो तो स्टीव स्मिथ ने इसलिए लिया था। लेकिन वो बाबर आजम की औकात समझ गया था कि बाबर आजम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। खैर दोस्तों, पाकिस्तानी कभी भी मौका नहीं छोड़ते हैं हाईलाइट में आने के लिए, मतलब अच्छी वाली हाईलाइट में नहीं, मजाकिया और बेतुकी हरकतें करने के साथ हाईलाइट होने के लिए। हम लोग अब बात करते हैं अपने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड ओडीआई की, जो कि इंदौर में खेला जा रहा है। इंदौर एक मतलब बेसिकली हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा है और ये मान करके चलिए कि 350 रन अगर बन जाते हैं तो मुश्किल नहीं होगी इंडिया को चेज़ करने में। क्यों, हो सकता है कि अगर जैसे न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो ये रहेगा कि 350 या 350 के कम इंडिया उसको रोक ले। उसके बाद फिर इंडिया को बल्लेबाजी में थोड़ा अपने जोहर दिखाने पड़ेंगे। और मेरा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से विराट कोहली ने प्रैक्टिस मैंने देखी है और कुछ क्लिप्स भी आई हुई हैं जिसमें विराट कोहली ने प्रैक्टिस मैच में जो एक छक्का मारा है, एकदम वो आउट ऑफ द ग्राउंड चला गया है। तो जिस हिसाब से हमारी बल्लेबाजों की प्रैक्टिस चल रही है और जो पिछले मैच में फील्डिंग्स हमने की थी, छोड़ी थी, वो हमको सुधारनी होंगी। और ओपनिंग बहुत चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चेज़ करने में और डिफेंड करने में, दोनों ही में दोस्त। बाकी दोस्तों, अगर ओपनिंग हमारी चलती है तो उसके बाद विराट कोहली सीरीज़ डिसाइडर में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनका ये वाला शतक भी हो सकता है 85 जो सेंचुरी आनी है वो इस मैच में आ जाए। बाकी हमको मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर हाई स्कोरिंग न्यूजीलैंड बनाती है, हाई स्कोर बनाती है, तो हमको मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा, जहाँ पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को वहाँ पर थोड़ा सा अपना बैटिंग को एक इस्टेब्लिश तरीके से वहाँ पर बैटिंग करनी पड़ेगी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ पे शो करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमारे पास उतनी ज़्यादा डेप्थ है नहीं। भाइयों, एक चीज़ और है कि आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी और शायद कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये मैच इसलिए भी हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर रोको फैंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये आपको लास्ट टाइम दिखेंगे। इसके बाद सीधे 6 महीने का गैप है दोस्तों। तो 6 महीने के बाद ही फिर आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट फॉर्मेट में खेलते हुए दिखेंगे। इसीलिए ये मैच और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो गाइस, मिलते हैं मैच के बाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आगे इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मुझे, और जो भी आपके सजेशंस हों प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक